हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराइज जूनियर। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में, तो आज हम इस क्लास में उसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीनेशन और भी बहुत सारे टॉपिक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने क्लास को। तो हमारा पहला टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। जैसा कि हमने टॉपिक में एक्सप्लेन किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। चैप्टर का नाम ही क्या था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। मतलब वो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो अभी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, हम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या क्या यूज हो सकता है, कैसे वो यूज आते हैं, कैसे हार्मफुल होते हैं, कैसे यूजफुल होते हैं, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में तो हमने क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा था। अभी हम इसको अपने आप से जोड़ के पढ़ेंगे, इनका हम यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। इसमें सबसे पहले आता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो क्या पढ़ा था हमने? फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुगर को तोड़ के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे फर्मेंटेशन के थ्रू बनने वाले कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे स्विस चीज। ये कैसे बनता है? ये बैक्टीरिया से बनता है। बैक्टीरिया शुगर को तोड़ के स्विस चीज बनाती है। फिर शेडर चीज, योगर्ट, सोया सॉस, ये बैक्टीरिया से बनता है। ये फर्मेंटेशन के थ्रू बनता है। वाइन और बियर यीस्ट के थ्रू बनता है, यीस्ट से बनता है, सैक्रोमाइसिस यीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो वाइन और बियर यीस्ट के थ्रू बनता है। नेल पॉलिश रिमूवर, रबिंग एल्कोहल्स, ये सब भी इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं जो कि फर्मेंटेशन के थ्रू ही बनती हैं। विनेगर, ये भी यीस्ट के थ्रू बनता है। तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो शुगर को ब्रेक डाउन करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज होता है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए हैं और यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप का है। यहाँ पे उनके वो क्या काम करते हैं वो दिया है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। बैक्टीरिया, तो पहले हमने क्या पढ़ा था? बैक्टीरिया इज यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल, है ना। तो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी है और यूजफुल भी है। तो बैक्टीरिया और लैक्टोबैलिसिस, ये भी तो एक बैक्टीरिया है ना। तो हमने क्या पढ़ा था? दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? लैक्टोबैलिसिस बैक्टीरिया। तो ये क्या करेगा? सेटिंग ऑफ कर्ड। अब देखो, बैक्टीरिया तो हमारे लिए हार्मफुल भी है, तो इसमें से हार्मफुल क्या है? मलेरिया है, कॉलेरा है और एड्स है। मलेरिया किसके थ्रू होता है? मॉस्किटोज के थ्रू। तो मॉस्किटो क्या है? एक प्रोटोजोआ है ना। तो मलेरिया में क्या आएगा? प्रोटोजोआ आएगा, है ना। एड्स, ये तो वायरस के थ्रू होता है ना। एड्स किसके थ्रू होता है? वायरस के थ्रू होता है। अब देखो कॉलेरा, तो कॉलेरा किसके थ्रू होगा? बैक्टीरिया के थ्रू। अब देखो राइजोबियम, ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ईस्ट, बेकिंग ऑफ ब्रेड, है ना। ईस्ट क्या करता है? ब्रेड को बेक करने में हेल्प करता है, बेकिंग ऑफ ब्रेड। अब देखो नेक्स्ट पेज में हम क्या पढ़ेंगे? कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कमर्शियली कैसे यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, है ना। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। The red algae porphyra is used directly as food. Porphyra क्या है? एक रेड एल्गी है ना। ये डायरेक्टली फूड के सोर्स में यूज होता है ना। कुछ कंट्रीज में इसे डायरेक्टली फूड के रूप में भी यूज किया जा सकता है, करते हैं। ड्राइड कॉन्ड्रस, ये भी क्या है? एक रेड एल्गी है ना। ये पुडिंग एंड जेलीज, इससे रेड एल्गी से क्या मिलता है? जेली लाइक सब्सटेंस मिलता है। इससे क्या मिलता है? एक जेली लाइक सब्सटेंस जो कि पुडिंग और जेलीज बनाने में यूजफुल होता है। क्लोरेला, क्लोरेला क्या है? ये एक ग्रीन एल्गी है। क्लोरेला क्या है? एक ग्रीन एल्गी है जो कि एक रिच सोर्स होता है प्रोटीन और विटामिन्स का।
दैट्स वाई इट इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमंस। ये एक फूड सोर्स होता है ह्यूमंस के लिए। क्यों? क्योंकि क्लोरेला जो है वो एक बहुत ही रिच सोर्स है किसका? प्रोटीन और वाइटामिन का। फ्यूचर में इसे फूड सप्लीमेंट के रूप में भी यूज किया जा सकता है। फिर इन बेकिंग इंडस्ट्रीज में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। बेकिंग इंडस्ट्रीज में किसका यूज होगा? ईस्ट का यूज होगा, है ना। ईस्ट क्या करता है? ईस्ट शुगर को तोड़ के CO2 गैस रिलीज करता है। CO2 गैस में जो बबल्स होते हैं वो ब्रेड को फुलाने में काम करते हैं। इसीलिए उस ब्रेड देखते हो ना, फुला फुला रहता है, तो उसमें क्या यूज होता है? ईस्ट यूज होता है, जो सैक्रोमाइसिस होता है वो। फिर ब्रीविंग इंडस्ट्रीज मतलब जैसा कि पहले बताया था, ब्रीविंग इंडस्ट्री मतलब बियर और अल्कोहल बनाने वाली इंडस्ट्रीज। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फॉर्मेशन में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज होता है। तो ये था कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे कमर्शियली यूज होते हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ा? जो रेड एल्गी है, पोरफायरा और कॉन्ड्रस, ये दोनों क्या है? रेड एल्गी है। ये पोरफायरा और कॉन्ड्रस, दीज बोथ आर रेड एल्गीज। ये डायरेक्टली फूड के रूप में और जेली और पुडिंग में यूज होते हैं। कॉन्ड्रस क्यों जेली और पुडिंग में यूज होता है? क्योंकि इससे एक जेली लाइक सब्सटेंस मिलता है जो कि यूज होता है। फिर क्लोरेला, ये एक ग्रीन एल्गी है जो कि प्रोटीन और विटामिन का एक बहुत ही बड़ा रिच सोर्स है, बहुत ही रिच सोर्स है। फिर बेकिंग इंडस्ट्रीज में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, ईस्ट का यूज होता है। ब्रीविंग इंडस्ट्रीज, इसमें भी ईस्ट का यूज होता है अल्कोहल और बियर और वाइन बनाने में। फिर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज होता है। किस बैक्टीरिया का? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज होता है। तो कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने ये सब पढ़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें क्या है? यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है ना। ये फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस है। फर्मेंटेशन में हमने क्या पढ़ा था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुगर को तोड़ के क्या बनाते हैं? नए प्रोडक्ट्स, है ना। तो ये शुगर है, इसको तोड़ के ये ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये सब तोड़ के नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो ग्लूकोज ये क्या है? ये शुगर है ना। सबसे पहले ये किस में टूटता है? पाइरोवेट में टूटता है ना। ये फर्स्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। फिर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, एस्परजिलस, ये सब क्या करते हैं? एक मिनट। ये सब नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सैक्रोमाइसिस ये क्या है? ये एक सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एक यीस्ट है। ये क्या करता है? बियर बनाता है, वाइन बनाता है, ब्रेड बनाता है। अभी ना यीस्ट क्या करता है? शुगर को तोड़ के अल्कोहल और CO2 गैस रिलीज करता है। CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, इस गैस की वजह से ब्रेड क्या होते हैं? फूलते हैं। इसीलिए ब्रेड बनाने में, पिज्जाज के बंस बनाने में, इन सब में किसका यूज होता है? यीस्ट का यूज होता है, सैक्रोमाइसिस का यूज होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या था इसमें? एस्परजिलस। ये क्या है? ये एक फंगस है ना। इसका यूज लैक्टिक एसिड, सोया सॉस बनाने में होता है ना। फिर ये बैक्टीरिया है, ये क्या बनाता है? चीज और योगर्ट और दही वही बनाने में काम आता है। फिर सैक्रोमाइसिस, ये है सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। यीस्ट क्या करता है? यीस्ट शुगर को अल्कोहल और CO2 गैस में ब्रेक डाउन करता है ना। तो बियर बनाने में ईस्ट क्या क्या? अल्कोहल और CO2 गैस मतलब इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तोड़ा, फिर क्या बना? बियर बना। और वाइन बनाने में भी ईस्ट का यूज होता है। और फिर ब्रेड बनाने में ईस्ट क्या करता है? CO2 गैस रिलीज करता है ना, CO2 गैस, और उस गैस की वजह से बबल्स बनते हैं, जिसकी वजह से ब्रेड है, पिज्जा है, वो सब क्या होता है? फूलते हैं और फ्लफी बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे था फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस, ये इसको फर्मेंटेशन ही बोलेंगे। कैसे? फर्मेंटेशन में शुगर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़ के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, है ना। तो ये शुगर है, ये इसका फर्स्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है।
और ये सब क्या है? ये सब तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है ना। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या किए? शुगर को ब्रेक डाउन करके इसमें फंगस ने शुगर को किस में ब्रेक किया? लैक्टिक एसिड में ब्रेक किया और हमें क्या मिला प्रोडक्ट? सोया सॉस मिला। उसके बाद लैक्टोबैसिलस बैसिलस बैक्टीरिया, इसने भी क्या किया? लैक्टिक एसिड में शुगर को ब्रेक डाउन किया और हमें क्या मिला? चीज मिला, योगर्ट मिला, मतलब पनीर मिला, दही मिला, है ना। फिर उसके बाद सैक्रोमाइसिस, यीस्ट, इसमें सैक्रोमाइसिस क्या करता है? शुगर को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड मतलब अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन करता है और हमें क्या मिलता है? बियर मिलता है, वाइन मिलता है और ब्रेड मिलता है। इसीलिए यीस्ट को सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें अभी तक? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, सम फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स, मतलब किसकी हेल्प से, कैसे हमें फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स मिलते हैं? बैक्टीरिया की हेल्प से, और फिर फर्मेंटेशन से, यीस्ट से, ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ये क्वेश्चन सॉल्व किया। एंड देन सम कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कमर्शियली कैसे यूज होते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? फर्मेंटेशन का ये एक डायग्राम पढ़ा कि कैसे शुगर माइक्रो और फर्मेंटेशन के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुगर को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं और उन्हें हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कैसे? फर्मेंटेशन के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं और हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो हम अब आगे पढ़ेंगे। देयर आर सम क्वेश्चंस, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो क्या है? द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, ब्रेड में जब प्रिपरेशन हो रहा था तो कौन सी गैस रिलीज हो रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रीज, है ना। इंडस्ट्रीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कैसे होता है? अब देखो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कैसे होता है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड एसिटिक एसिड, बहुत ज्यादा स्केल में किसका प्रोडक्शन होता है? एल्कोहल और एसिटिक एसिड। इसको प्रोडक्शन करने में क्या यूज होता है? ईस्ट। तो ईस्ट का यूज करके किसका प्रोडक्शन होता है? एल्कोहल का और एसिटिक एसिड का। अब देखो, बैक्टीरिया सच एज माइकोडर्मा एसिटी हेल्प टू प्रोड्यूस विनेगर। अब देखो विनेगर में क्या पाया जाता है? अभी हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे नहीं था, थोड़ा पीछे था। विनेगर, विनेगर में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड, है ना। विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है जो माइकोडर्मा एसिटी होता है ना। ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है। ये क्या करता है? ये अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और फिर हमें क्या मिलता है? विनेगर मिलता है ना। तो ओवरऑल इंडस्ट्रीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है हमें यूजफुल प्रोडक्ट्स देने के लिए, जैसे अल्कोहल का, विनेगर्स, मेडिसिन और भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंडस्ट्रियल यूज के थ्रू मिलते हैं। तो इसमें क्या था? लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड, इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े स्केल में अल्कोहल और एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। और इसके लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? ईस्ट। फिर उसके बाद बैक्टीरिया सच एज माइकोडर्मा एसिटिक हेल्प टू प्रोड्यूस विनेगर। अब विनेगर में क्या पाया जाता है? विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है ना। अब ये जो माइकोडर्मा एसिटी है ये एक बैक्टीरिया है। ये क्या करता है? ये अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और हमें क्या मिलता है? विनेगर मिलता है ना। तो ये समझ में आया। फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, Which of the following reproduce inside a host cell? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था who is the connecting link or between living and non living thing, है ना। ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच की कड़ी को माना जाता है? कौन है ऐसा? और वो सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस हो सकता है। तो क्या था? वायरस। वायरस था ना इसका करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ईस्ट किसके प्रोडक्शन में यूजफुल होता है? बताओ।
अभी पढ़ा अल्कोहल, तो यीस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. Then the bread or idli dough rises because of जो इडली का और ब्रेड का डो होता है वो क्यों फूल जाता है? हाँ, किसकी वजह से? ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स. क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है और उसमें एयर रिलीज होता है, तो क्या करते हैं वो बबल्स बनाते हैं, वो फूलते हैं, है ना. तो इसमें क्या होगा? ईस्ट सेल इसका आंसर होगा. देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड. अब बताओ, शुगर को अल्कोहल में इस प्रोसेस को इस प्रोसेस के कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं बोलेंगे, मोल्डिंग नहीं बोलेंगे, इन्फेक्शन नहीं बोलेंगे. इसका आंसर क्या होगा? फर्मेंटेशन. क्यों? क्योंकि शुगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब शुगर को तोड़ के नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं. इसका आंसर होगा फर्मेंटेशन. अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज मेडिसिन के रूप में भी कर सकते हैं. हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज मेडिसिन के में भी कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो बच्चों, अब हम मेडिसिनल यूज के बारे में पढ़ेंगे, है ना. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ दूध, दही और फिर अल्कोहल, ब्रेड बनाने में यूजफुल नहीं होते. ये मेडिसिन बनाने में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आया है एंटीबायोटिक्स. इसका मतलब क्या होता है? एंटी और बायोटिक्स. एंटी मतलब क्या होता है? अगेंस्ट. और बायोटिक्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म. Antibiotics are substances that are used to treat bacterial infections. Antibiotics ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं. जैसे किसी को बैक्टीरिया के थ्रू कोई बीमारी हो जाती है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो वो हमें क्या देता है? एंटीबायोटिक देता है. उससे क्या होता है? वो हमारे अंदर जो बैक्टीरियाज है वो उनको मार देता है या फिर उनकी ग्रोथ को कम कर देता है. तो एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देते हैं या फिर उन्हें मार देते हैं, है ना. एंटीबायोटिक समझ में आया? सम एंटीबायोटिक्स आल्सो एक्ट एज एंटी प्रोटोजोअल सब्सटेंस व्हिच मींस दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस. जो कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं वो प्रोटोजोआ के थ्रू जो इन्फेक्शंस होते हैं उन पे भी काम आते हैं. जैसे मलेरिया हो गया, वो किससे होता है? प्रोटोजोआ. मॉस्किटो के थ्रू. मॉस्किटो क्या है? एक प्रोटोजोआ है. तो अगर प्रोटोजोआ के थ्रू भी हमें कोई बीमारी हुई है तो एंटीबायोटिक्स कभी कभी उन पे भी इफेक्टिव होता है. बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव फॉर वायरसेस. अगर हमें वायरस के थ्रू कोई बीमारी हुई है तो एंटीबायोटिक्स उस पर इफेक्टिव नहीं होगा. इसको स्टार मार्क कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फिर उसके बाद द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन द ईयर 1928. सबसे पहले एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया था? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. किस ईयर में? 1928 में. उनके एंटीबायोटिक का नाम क्या था? पेनिसिलिन. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे स्टार मार्क कर लेना, है ना. क्या है? उनके पेनिसिलिन, उनके एंटीबायोटिक का नाम क्या था? पेनिसिलिन. और वो कहां से मिला था? ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फंगी कॉल्ड पेनिसिलियम नोटाटम. अब वो उन्हें पेनिसिलिन कहां से मिला था? वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिला था. किससे? फंगी से. और उस फंगी का क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटाटम, है ना. फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं. क्या क्या? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ग्रेमिसाइडिन एंड टेट्रासाइक्लिन. ये सब कुछ एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल है. तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स? एंटी मतलब अगेंस्ट और बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म. इस वर्ड को ब्रेक डाउन करके हमें क्या मिलता है? अगेंस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये तुम्हें समझ में आ जाएगा तो इसका डेफिनेशन भी तुम्हें समझ में आ जाएगा.
एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, मतलब बैक्टीरिया के थ्रू हमें कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई बीमारी हुआ है, तो जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है या फिर बैक्टीरिया को मार देता है। कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोटोजोआ के थ्रू इन्फेक्शन होने पे भी इफेक्टिव होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वायरस के थ्रू होने वाले बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक्स अफेक्ट नहीं होते हैं। सबसे पहला एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया था? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। किस ईयर में? 1928 में। और उनकी एंटीबायोटिक का नेम क्या था? पेनिसिलिन। और ये पेनिसिलिन कहां से मिला था? एक फंगस से मिला था, एक फंगी से मिला था, जिसका क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम नाम था, है ना। अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, एंटीबायोटिक्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ग्रेमिसाइडिन एंड टेट्रासाइक्लिन। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो आई होप एंटीबायोटिक्स अच्छे से समझ में आया होगा। ओवरऑल द शॉर्ट समरी इज, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देते हैं या फिर बैक्टीरिया को कंप्लीटली मार देते हैं, है ना। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द होस्ट सेल आर किल्ड बाय मेडिसिन्स कॉल्ड। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन होस्ट सेल, जो जैसे होस्ट हमारी बॉडी है ना, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो किस मेडिसिन से खत्म हो जाते हैं? हाँ, यहाँ पे है पेन किलर है, एंटीबॉडीज है, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन है। अभी क्या पढ़ा? एंटीबायोटिक्स ना, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कौन मार सकता है? एंटीबायोटिक्स, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? एंटीबायोटिक्स होगा। तो हम इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? वैक्सीन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैक्सीन, वैक्सीन क्या होता है? हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। फादर ऑफ वैक्सीनेशन हमने किसको बोला था? एडवर्ड जेनर। उन्होंने क्या किया था? फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर किया था। किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए, है ना। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन डिस्कवर किया था। कब? 1796 में। किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी बोला जाता है। अब देखो, एडवर्ड जेनर, एन इंग्लिश सर्जन एंड साइंटिस्ट, पायोनियर्स वैक्सीनेशन, है ना। इसमें क्या तुम्हें पढ़ना है? 1796 में एडवर्ड जेनर, वो क्या थे? एक साइंटिस्ट थे, सर्जन थे, जिन्होंने क्या किया था? फर्स्ट टाइम स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन की डिस्कवरी की थी। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ वैक्सीनेशन। फादर ऑफ वैक्सीनेशन, है ना। फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे बोलते हैं? एडवर्ड जेनर को बोलते हैं। अब देखो आगे वाली स्लाइड में, यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। फर्स्ट वैक्सीन क्रिएशन, सबसे पहले वैक्सीन की क्रिएशन कैसे हुई थी, है ना। सारा नेल्मस, अ मिल्कमेड इन्फेक्टेड विथ काउपॉक्स। एक सारा नेल्मस नाम की एक मिल्कमेड थी, उसे क्या हुआ था? काउपॉक्स हुआ था। काउपॉक्स एक डिजीज है जो कि काउ के थ्रू होता है ना। फिर उसके बाद जेम्स फिप्स इज इनोक्यूलेटेड विथ काउपॉक्स पस फ्रॉम नेल्मस। अब एक छोटा सा बच्चा था 8 साल का, जिसका नाम था जेम्स फिप्स। उसे क्या हुआ? जो सारा नेल्मस थी, उसको जो काउपॉक्स हुआ था, उसमें से थोड़ा सा पस निकाल के किसमें इंजेक्ट कर दिया गया? इस बच्चे में कर दिया गया, है ना। फिर क्या हुआ? फिप्स फॉल्स इल विद अ माइल्ड केस ऑफ काउपॉक्स। अब फिप्स को क्या हुआ? काउपॉक्स का इसको इंजेक्ट कर दिया गया। फिर इसको थोड़ा सा बुखार आया, बहुत माइल्ड फीवर आया। फिर क्या हुआ? स्क्रैप्स आर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्मॉल पॉक्स पेशेंट। फिर उसके बाद इसे माइल्ड फीवर आया, इसके अंदर तो काउपॉक्स का वायरस जा चुका है, तो क्या हुआ? इसको थोड़ा सा फीवर हुआ, फिर ये ठीक हो गया, काउपॉक्स से रिकवर हो गया। अब क्या हुआ? स्मॉल पॉक्स, वैक्सीनेशन तो इन्हें स्मॉल पॉक्स की बनानी थी ना, तो जो स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड थे उनके अंदर से स्मॉल पॉक्स से कुछ इन्फेक्टेड इन्फेक्शंस को निकाला गया और किसके अंदर डाला गया? जेम्स फिप्स के अंदर। फिर क्या हुआ? फिप्स इज इनोकुलेटेड विद द स्क्रैप्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। अब फिप्स को, वो जो 8 साल का बच्चा था, उसके अंदर क्या डाला गया? स्मॉल पॉक्स के स्कैप्स को डाला गया। फिर क्या हुआ? फिप्स इज अनअफेक्टेड, प्रोटेक्शन इज कंप्लीट। फिप्स को क्या हुआ? स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। क्या हुआ?
फिप्स अनअफेक्टेड प्रोटेक्शन इज कंप्लीट। जो फिप्स था उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ और वो कंप्लीटली प्रोटेक्ट हो गया। तो क्या था इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन? जो सारा नेल्म्स थी वो किससे इन्फेक्टेड थी? काउ पॉक्स से इन्फेक्टेड थी। फिर उसके बाद जेम्स फिप्स एक छोटा सा लड़का था, इसको क्या हुआ, जो एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने ही वैक्सीनेशन की डिस्कवरी की थी ना, तो उन्होंने क्या किया, पहले जेम्स फिन्स को किससे इनोकुलेट किया? काउ पॉक्स के पस से, उसके कांटेक्ट में लाया, उसको इन्फेक्ट किया, है ना, उसको इनोकुलेट किया। फिर उसके बाद फिप्स को क्या हुआ, हल्का सा फीवर हुआ और वो काउ पॉक्स से इन्फेक्ट हुआ। फिर उसके बाद वो ठीक हो गया। अब क्या हुआ, फिप्स को किससे इनोकुलेट करवाया गया? स्मॉल पॉक्स से। तो अब उसके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी, इसीलिए उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ और वो कंप्लीटली प्रोटेक्ट हो गया। तो देखो वैक्सीनेशन क्या करती है? वैक्सीनेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, डिजीज से प्रॉपर प्रोटेक्शन देती है, बल्कि एंटीबायोटिक्स क्या करती है? ट्रीटमेंट करती है। तो समझ में आया डिफरेंस बिटवीन द वैक्सीन एंड द एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करती है और वैक्सीनेशन प्रॉपर प्रोटेक्शन देती है। वैक्सीनेशन में क्या होता है, कुछ मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत कम अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब तुम्हारी बॉडी में जाते हैं तो वो एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं, ताकि बाद में जब तुम्हारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया या फिर कोई इन्फेक्टियस डिजीज आए तो वो उससे लड़ सके और इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो ये था वैक्सीनेशन का क्रिएशन, वैक्सीन का क्रिएशन, ये था इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन होता क्या है एक्चुअली? A vaccine is defined as any substance which is used to stimulate the production of antibodies, in turn providing immunity against one or a few disease। जैसा कि मैंने बताया वैक्सीनेशन क्या है, जब तुम्हारी बॉडी में वैक्सीनेशन होता है, जर्म्स को, किसी भी बीमारी, किसी भी डिजीज के कांटेक्ट में तुम आते हो और फिर उसे वैक्सीन लगाया जाता है, तो क्या होता है, तुम्हारी बॉडीज एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने लगती है। फिर उसके बाद क्या होता है, तुम्हारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है ना, इम्यूनिटी तुम्हारी स्ट्रांग हो जाती है। It is kind of preventive measure against the disease causing microbes like viruses, bacteria, etc. It is kind of preventive measures against the disease causing microbes like viruses and bacteria। वैक्सीनेशन क्या है? जो वायरस और बैक्टीरिया से जो भी डिजीज होती है, वैक्सीनेशन क्या करता है? वैक्सीन तुम्हें उस डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। वैक्सीनेशन इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। वैक्सीनेशन क्या करता है? तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। यूजुअली वैक्सीन्स कंटेन अ वीकेंड और किल्ड फॉर्म ऑफ द डिजीज कॉजिंग एजेंट, इट सरफेस प्रोटीन्स और इट्स टॉक्सिन्स। अब बताओ वैक्सीन में होता क्या है? बहुत ही वीक और किल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, है ना, बहुत ही वीक, बहुत मतलब मरे हुए या फिर बहुत ही कमजोर डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, है ना। इट्स सरफेस प्रोटीन और इट्स टॉक्सिन्स बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, इसीलिए तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। When this preparation is introduced into the human body, the immune system is able to recognize the threat and destroy it। अब देखो, अब वो जब डिजीज, वो पैथोजेंस तुम्हारे अंदर आएंगे, तुम्हारी बॉडी में आएंगे, वो माइक्रोब्स, बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स जो तुम्हारी बॉडी में आएंगे, तो तुम्हारी बॉडी उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेगी और वो तुरंत एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगी। फिर उसके बाद तुम उस डिजीज से प्रोटेक्ट हो जाओगे। When this preparation is introduced into human body, हाँ, जब ये तुम्हारे बॉडी में जाता है तो तुम्हारी बॉडी क्या करती है, इम्यून सिस्टम एबल हो जाता है क्या करने के लिए? एंटीबॉडीज, वो तुरंत एंटीबॉडीज बनाने लगता है और वो क्या करता है, वो इस थ्रेट को थ्रेट को रिकॉग्नाइज कर लेता है और उस माइक्रोब्स को, उस एजेंट्स को मार देता है। Moreover, the body will remember the threat and can initiate an appropriate response if encountered in the future। अब देखो, पहले तो वैक्सीनेशन हो गया, तुम्हारी बॉडी ने उस डिजीज को, उस जो पैथोजन है वो उनको रिकॉग्नाइज कर लिया। अब आगे जब तुम्हें कभी वो बीमारी होगी तो तुम्हारी बॉडी को तो पता है ना कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, तो उनके खिलाफ तुरंत एंटीबॉडीज बनाने लगेगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। तो ओवरऑल वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीन में कैसे सब्सटेंस होते हैं? वैक्सीन क्या होता है? ये क्या करता है, वैक्सीन में कुछ मरे हुए और किल्ड माइक्रोब्स होते हैं जो कि तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। जब वो तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट होता है तो क्या होता है, तुम्हारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगती है। फिर
अगर बाद में, अब तो तुम्हारी बॉडी को वो रिकॉग्नाइज हो गया है ना, फिर बाद में जब तुम्हारे बॉडी में ऐसे एजेंट्स और फिर ऐसे पैथोजेंस आएंगे तो तुम्हारी बॉडी को पता होगा, तो वो क्या करेगा, तुरंत इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और क्या करेगा, वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये था वैक्सीनेशन के बारे में। अब क्या है, हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ वैक्सीन। डीपीटी, ये एक वैक्सीन है, ये किसके लिए लगाया जाता है, डिप्थीरिया के लिए, वूपिंग कफ एंड टिटनेस। ये क्या है, ये कोल्ड कफ है ना, कोल्ड कफ है। बीसीजी, ये वैक्सीन किसके लिए लगाया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, है ना, टीबी के लिए कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, बीसीजी। एमएमआर, ये क्या करते हैं, मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला वायरस, ये इन सब बीमारियों के लिए ये वायरस लगाया जाता है, ये वैक्सीन। फिर टाइफाइड वैक्सीन, ये किसके लिए लगाया जाता है, टाइफाइड फीवर के लिए। फिर टीटी वैक्सीन, ये टिटनेस के लिए लगाया जाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन, ये किसके लिए लगाया जाता है, पोलियो के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन वैक्सीन के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। क्या क्या, डीपीटी है जो किसके लिए लगाते हैं, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ मतलब कोल्ड कफ और टिटनेस के लिए। बीसीजी है जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगाते हैं। एमएमआर है, मीजल्स है, मम्प्स और रुबेला के लिए। टाइफाइड वैक्सीन ऑब्वियसली टाइफाइड फीवर के लिए लगाते हैं। टीटी वैक्सीन टिटनेस के लिए। और ओरल पोलियो वैक्सीन वो किसके लिए लगते हैं, पोलियो के लिए लगते हैं। अब देखो, यहाँ पे कुछ कॉमन साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं और उनकी डिस्कवरी दी गई है ना। अब बताओ, ये जो लुईस पैस्टर है, इन्होंने क्या किया था, हमने फर्स्ट वाले वीडियो में पढ़ा था साइंटिस्ट कॉर्नर, एक स्लाइड थी, वहां पे कुछ साइंटिस्ट के बारे में था। तो वहां पे लुईस पैस्टर थे जिन्होंने क्या किया था, फर्मेंटेशन की डिस्कवरी की थी, है ना। रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अभी पढ़ा किसने, एंटीबायोटिक्स में, एडवर्ड पेंसिलिन किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। फिर एडवर्ड जेनर, अभी यहीं पे पढ़ा, उन्होंने क्या किया, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का डिस्कवरी किया। रॉबर्ट कोच, इन्होंने एंथ्रॉक्स बैक्टीरियम का डिस्कवरी किया था, है ना। तो ये साइंटिस्ट है और ये उनकी डिस्कवरीज हैं। तो लुईस पैस्टर ने किसका डिस्कवरी किया, फर्मेंटेशन का। रॉबर्ट कोच ने किसकी डिस्कवरी की, एंथ्रॉक्स बैक्टीरियम की। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हमें क्या यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम कमर्शियली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे यूज करते हैं। देन हमने क्या पढ़ा, एक हमने फर्मेंटेशन का डायग्राम देखा जिसपे हमें ये पता चला कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुगर को तोड़ के अलग अलग प्रोडक्ट्स देते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एंटीबायोटिक्स पढ़ा, वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ा और मेडिसिनल यूज, इंडस्ट्रियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमने इसी क्लास में कवर किया। और क्या पढ़ा हमने, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिन में भी यूज होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ दूध, दही या फिर फर्मेंटेशन में यूजफुल नहीं होते हैं, वो कमर्शियली भी यूज होते हैं, इंडस्ट्रियली भी यूज होते हैं और मेडिसिन में भी यूज होते हैं। तो ये था हमारी आज की क्लास का सारा टॉपिक। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी के बचे टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।